नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा के अंदर हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करते हैं और आज की इस चर्चा के अंदर हम मल्टीकल्चरलिज्म या बहुसंस्कृतिवाद के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज कल्चर? संस्कृति क्या है? संस्कृति अपने आप में एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन जीने का अपना एक तरीका होता है। और मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर इस शब्द से ही ये परिभाषित है कि एक समाज के अंदर या एक देश दुनिया के अंदर क्या है, अलग तरह के समुदाय रहते हैं या अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि हम संस्कृति को समझे तो संस्कृति के अंदर जब कोई एक जो समूह है उसके कुछ अपने विश्वास होते हैं, उसका जीवन जीने का एक दृष्टिकोण होता है और उसके कुछ अपने एक मूल्य होते हैं। और उन्हीं विश्वास, उन्हीं उसी दृष्टिकोण और उसी मूल्यों के साथ कोई समूह क्या है अपना जीवन यापन करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके जीवन यापन का जो वो तरीका है वो उसकी एक संस्कृति का भाग बन जाता है, जिसके अनुसार कोई समाज या उस संस्कृति वाले जो व्यक्ति है अपना जीवन यापन करते हैं। और ये जो सांस्कृतिक समूह होता है वो दूसरे सांस्कृतिक समूह से क्या है, अलग भी हो सकता है, क्योंकि हर एक समूह के अपने विश्वास होता है, अपना दृष्टिकोण होता है और अपने मूल्य होते हैं। और हर एक जो इसके अंदर प्रमुखता बात ये कि हर एक जो समूह है उसके विश्वास, दृष्टिकोण और जो मूल्य क्या है अलग अलग होते हैं, और जिसके आधार पे वो अपनी संस्कृति को क्या है परिभाषित करने का काम करते हैं। यदि बहुसंस्कृतिवाद की हम बात करें तो बहुसंस्कृतिवाद की जो अवधारणा है वह अपने आप में इस बात को स्पष्ट करती है कि एक समाज के अंदर अनेक विश्वास है, एक दृष्टिकोण व एक मूल्यों के आधार पे क्या है समूह नहीं है, बल्कि क्या है अलग अलग समूह, उनके अलग अलग विश्वास, दृष्टिकोण और उनका अलग अलग मूल्य है। एक ऐसा समाज है जिसमें क्या है एक विश्वास, एक दृष्टिकोण और मूल्यों की कोई समरूप परिभाषा नहीं है, बल्कि इसके आधार पे क्या है विभिन्नताएं हैं। ठीक है, क्योंकि जो समाज के अंदर एक जो बहुसंस्कृतिक समाज है, ये बहुसंस्कृतिक समाज क्या जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है, जब पूरी दुनिया के अंदर क्या है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज या डेमोक्रेटिक नेशंस या स्टेट्स स्थापित हुए, तो डेमोक्रेटिक नेशंस के पहला आधार तो यही रहता है कि जो लोकतांत्रिक समाज की जो स्थापना करना, और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना का जब आधार हम देखते हैं, लोकतांत्रिक समाज के अंदर क्या है, जो लोकतंत्र के अंदर क्या है, हम एक लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे काम करना होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे बहुत बड़ा ये कि हर एक देश के अंदर, हर एक समाज के अंदर धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे या भाषा, नस्ल के आधार पे विभिन्नताएं रहती है। और ये जो समाज है ये समरूप समाज नहीं होते, क्योंकि इसमें जो विभिन्नता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, उनके विश्वास के आधार पे, उनके दृष्टिकोण के आधार पे और उनके मूल्यों के आधार पे रहते हैं। परंतु फिर भी जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की मूल बात यह है, क्योंकि इसमें हम क्या है बहुसंख्यक या बहुमत के साथ हम किसी एक सामूहिक निर्णय के आधार पर पहुंचते हैं, जो कि एक लोकतंत्र का मूल आधार रहता है। और ऐसी परिस्थिति में इस स्थिति का संकट पैदा हो जाता है कि जब हम की बहुसंख्यक के साथ किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यह संभव है कि जब हम बहुसंख्यक के साथ किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो उस देश के अंदर जो माइनॉरिटीज रहती है, उस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक रहते हैं, उन अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा कैसे होगी या उनके हितों की पैरवी कौन करेगा, या जो अल्पसंख्यक उनके अस्मिता का जो संकट का जो सवाल है वो कहीं पैदा नहीं हो जाए। ठीक है, मतलब अल्पसंख्यक के जो लोग हैं उनकी अस्मिता का सम्मान करना, उनकी अल्पसंख्यकों की शिकायतों का निवारण करना ही अपने आप में क्या है बहुसंस्कृतिवाद है। ठीक है, इस तरह से जो मल्टीकल्चरलिज्म है ये मेनली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के आइडेंटिटी को फोकस करता है, और जहाँ पर जो अल्पसंख्यक के जो विभिन्न अस्मिता को लेकर क्या है ये चिंतित है और इस बात को लेकर गहन चिंतन करते हैं कि समाज के अंदर जो माइनॉरिटीज जो सेक्शन है इनका क्या है, बाकी समाज के साथ इनको किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए। और हम ये जानते हैं कि ये जो मुद्दा था, इन मुद्दों के ऊपर जो जिन प्रमुख विचारकों के द्वारा मल्टीकल्चरल के ऊपर अपने विचार रखे, उसके अंदर एक तो बिल किमी लिखा और दूसरा बीकू पारी का जो नाम है वो बहुत
समान के साथ लिया जाता। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो विद्वान रहे जिन्होंने मल्टीकल्चरिज्म के अंदर अलग अलग अपने सिद्धांत थ्योरी दी, और उन्होंने ये कहा कि मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर स्टेट के अंदर जो माइनॉरिटी सेक्शन है, माइनॉरिटी सेक्शन के अंदर जो स्टेट ने है किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करना, बल्कि ये जो बात थी एक्सेप्टेबल नहीं थी, परंतु ऐसा सुझाव जरूर आया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो सुझाव है ये बिल किमलिका के द्वारा दिया गया, और बिल किमलिका का जो सुझाव है अपने आप में मल्टीकल्चरिज्म के संबंध में महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि ऐसा किया जाए कि समाज के अंदर जो बहुत सारे जो ग्रुप है जो अलग अलग मल्टी कल्चर के हैं, जो समाज के अंदर जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, विश्वास के आधार पे, दृष्टिकोण के आधार पे, मूल्यों के आधार पे क्या है, एक दूसरे से अलग है। उन ग्रुप्स के क्या होते हैं कि कुछ ग्रुप्स को क्या है हमें विशेषाधिकार देने चाहिए, स्पेशल प्रिविलेज देना चाहिए, और ऐसा हो भी सकता कि जो ये जो अधिकार होंगे ये ग्रुप सेंट्रिक होंगे, क्योंकि जो एक ग्रुप के जो अधिकार है दूसरे ग्रुप से क्या होंगे अलग होंगे, क्योंकि इनके विश्वास, इनका दृष्टिकोण, इनके मूल्य क्या है एक दूसरे से अलग है। मतलब बिल किमलिका का ये मानना था एक समाज के अंदर, एक देश के अंदर जो छोटे छोटे माइनॉरिटीज जो सेक्शन मल्टी कल्चर वाले हैं उनको अलग अलग अधिकार देने चाहिए। भिखु पारिक जो एक प्रोफेसर भी थे, उन्होंने बिल किमलिका की बातों के अंदर दो तीन बातों को ऐड करने का काम किया, और जिसके अंदर मुख्य रूप से जो उन्होंने तीन बातें जोड़ी जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। भिखु पारिक ने ये कहा कि केवल अधिकार देना ही उचित नहीं है, अधिकार से जो माइनॉरिटी सेक्शन है, माइनॉर सेक्शन की जो समस्या है वो हल हो जाएगी, बल्कि अ, आप क्या एक जो एक संस्कृति वाले समाज के लिए क्या आपको एक कानून बनाना चाहिए, सरकार के द्वारा क्या है एक संस्कृति के लिए एक कानून बनाना चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि एक संस्कृति के ऊपर जो आप कानून बना रहा है दूसरी संस्कृति को वह मान्य ना हो, इसलिए आपको क्या है दूसरी संस्कृति के लोगों के लिए क्या है आपको दूसरा कानून बनाना चाहिए। ठीक है, दूसरा सुझाव उन्होंने ये भिखु पारिक ने ये दिया कि जितनी भी माइनॉरिटीज है एक स्टेट के अंदर, ठीक है, उन ग्रुप्स को स्टेट के द्वारा क्या है एफर्मेटिव एक्शन दिया जाना चाहिए, या उनके लिए कुछ रिजर्वेशन का कुछ एक प्रावधान करने चाहिए। तीसरी बात भिखु पारिक ने ये कहा कि जितने भी अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशंस है उन इंस्टीट्यूशन की जो मदद है स्टेट के द्वारा की जाए, या स्टेट के द्वारा विभिन्न तरह की जो मदद है वित्तीय रूप से मदद है वो क्या स्टेट के द्वारा दिए जाए। इसके साथ भिखु पारिक ने बहुत सारे सुझाव भी दिए जो कि मल्टी कल्चरवाद की बात करें तो हमें इसमें बिल किमलिका और भिखु पारिक के जो नाम क्या है अवश्य आता, क्योंकि मल्टीकल्चरिज्म की जब भी बात होगी तो बिल किमलिका और भिखु पारिक क्या है जो एक महत्वपूर्ण इनका योगदान मल्टीकल्चरिज्म को हम तक आसान भाषा के अंदर समझाने के अंदर रहा है। इसलिए इसके अंदर मल्टीकल्चरिज्म के साथ साथ भिखु पारिक और बिल किमलिका के विचारों का अध्ययन या बात की यहाँ पे। यदि हम बहुसंस्कृतिवाद की शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत 1970 के दशक के अंदर कनाडा के अंदर, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर या पाश्चात्य दुनिया के अंदर, या अलग अलग दुनिया के विश्व के तमाम देशों के अंदर क्या है इसके जो बहुसंस्कृतिवाद की क्या है शुरुआत हुई। प्री वर्ल्ड वॉर जो 1914 से पहले का जो समय था उस समय के जो स्टेट होते थे वो एक ही एक काफ़ी तौर से होमोजीनियस सेक्शंस हुआ करते थे। आज नेशन और जो स्टेट है एक साथ रहता था, मतलब एक नेशन के अंदर एक ही संस्कृति को मानने वाले लोग रहते थे और जिस कारण कोई समस्या नहीं थी। परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की जो सोसाइटीज़ रही है जिसके अंदर क्या है एक दूसरे से माइग्रेशन हुआ, रिफ्यूजीज आए, उस कारण क्या है कि एक देश के अंदर क्या मल्टी कल्चर वाले लोग क्या है आ गए थे, जिस कारण क्या है जो नेशन की जो थ्योरी थी, एक नेशन की जो थ्योरी थी उसको क्या है चैलेंज किया गया। और ये मल्टीकल्चरिज्म की क्या है वास्तव के अंदर जब हम इसको समझने के लिए थे तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मल्टीकल्चरिज्म क्या नहीं है। फर्स्ट बात, मल्टीकल्चरिज्म अपने आप में कोई पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन नहीं है, ये कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। सेकंड बात, हमने इसमें यह समझने की जो मल्टीकल्चरिज्म है ये दार्शनिक स्कूल भी नहीं है, ये वास्तव में मानव जीवन का क्या है एक दृष्टिकोण है, जो मानव जीवन के देखने का एक नज़रिया है। और ये एक ऐसा टर्म है जिसमें कि
विभिन्न माइनॉरिटीज क्या है, जो विभिन्न माइनॉरिटीज जो सेक्शन के मोरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके जो विद्वान इसके अंदर चिंतित रहते हैं और उनके जो डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो भिक्खु पारिक की जब हम बात करते हैं तो भिक्खु पारिक ने 3 दृष्टिकोण के रूप में मल्टीकल्चरिज्म के रूप में कहा कि जीवन के प्रति खास बात यह कि हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी जो मनुष्य की जो संस्कृति है वह कोई भी जो मनुष्य है वो अपनी एक संस्कृति की क्या है उपज होता है और अपनी संस्कृति के अंदर क्या हुआ गढ़ा होता है। ये जो संस्कृति है वह किसी ना किसी परिणामों के आधार पे या सामाजिक संबंधों को क्या है परिभाषित करने का काम करती है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो वह संस्कृति है उस संस्कृति से इस कदर क्या है प्रभावित हो कि यद्यपि वह बहुत सारे जो व्यवहार है दृष्टिकोण है उसके या उसके इंटरेक्शन का जो आधार है वह अपनी संस्कृति से दूसरी संस्कृति के साथ उसको ओवरटेक करे, ठीक है, और अपनी संस्कृति से वह आगे निकल जाए, ऐसा भिक्खु पारिक का मानना है। दूसरी बात भिक्खु पारिक ये भी कह रहा है कि कोई भी जो संस्कृति है अपने आप में प्लोरिटी अपने आप में सब कल्चर के आधार पे बनी होती है, क्या उसके अंदर पोलिटी को क्या जगह दी होती है जो कि अपने आप में एक जीवन अच्छे जीवन यापन का क्या आधार बनती है। परंतु वह संस्कृति चाहे कितने भी अच्छे जीवन यापन को परिभाषित करे वह संपूर्ण सत्य को तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जो अन्य भी जो कल्चर्स है अन्य भी जो संस्कृति है वे भी कहीं ना कहीं सत्यता के जो अंश है उसके अंदर भी रहते हैं, ठीक है। और इसलिए ये भी संभव है कि जब हम अपनी संस्कृति का पालन करके एक अच्छे जीवन को तो जी सकते हैं, परंतु ये भी संभव है कि यदि हम दूसरे अपने संस्कृति के अनुसार ही जीवन यापन करें तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि हम कि जो दूसरे की जो संस्कृति है दूसरे की संस्कृति की अच्छी बातें हैं उसका लाभ लेने से हम क्या वंचित रह जाएं। और ये अच्छा होगा जैसे भिक्खु पारिक कह रहा है कि हमें दूसरी संस्कृति के साथ क्या है इंटरेक्शन करना चाहिए, दूसरी संस्कृति के बारे में भी हम क्या है ओपन अप रहें, ठीक है। दूसरी संस्कृति के लोगों से भी हम क्या है वार्तालाप करें, उनसे डायलॉग करें, जिससे क्या एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के प्रति क्या है इंटरेक्शन करें। इसके अंदर खास तौर से संस्कृति के अंदर ये बात को लेकर क्या अपनी संस्कृति को क्या है यदि हम एक संस्कृति दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम अपनी जो संस्कृति हमारा अपना जो कल्चर है वो भी क्या इनरिच होगा। इसके अंदर एक बात ये लाजमी है कि जो संस्कृति के ऊपर क्या है दूसरी संस्कृति अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करती है और जो कि एक झगड़े का मूल कारण भी बनती है। हालांकि इसी YouTube चैनल पर मैंने दी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से एक वीडियो अपलोड करी जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको उस वीडियो को भी जरूर देख लेना चाहिए। और दी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर हमने ये समझने की कोशिश की कि कोई भी जो कल्चर है वह अपने ही कल्चर के साथ कोऑपरेशन भी करता है और यदि कन्फ्लिक्ट करना तो कन्फ्लिक्ट भी कल्चर के आधार पे ही होता है। परंतु मल्टीकल्चरिज्म क्या है इस बात का क्या करता है विरोध करता है। वह ये बात कहता है कि किसी भी संस्कृति में यदि परिवर्तन आता है तो वह उस संस्कृति के अपने अंदर से आना चाहिए कि ना कि उससे क्या है दूसरी संस्कृति के द्वारा उसके ऊपर इम्पोज करना चाहिए या थोपने का काम करना चाहिए। तीसरी बात भिक्खु पारिक ये कह रहे कि मल्टीकल्चरिज्म ने के अंदर जो प्रत्येक संस्कृति को क्या है यदि हम ध्यान से देखें तो हर एक जो संस्कृति है क्या है अपने आप में बहुत संस्कृतिवाद का स्वरूप होता है। और इसका कारण ये होता कि कोई भी जो संस्कृति है उस संस्कृति के अंदर जो सब कल्चर कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत अधिक रहते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि किसी देश की जो संस्कृति है ये उस देश की संस्कृति, जैसे चाइना की संस्कृति है, किसी दूसरे देश की संस्कृति है, परंतु जब हम डीपली या गहराई के साथ उस देश की संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर भी हम ये पाते हैं कि उस देश की संस्कृति के अंदर भी क्या है बहुत सारे वेरिएशंस हैं, ठीक है, जो कि उस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहता है। क्योंकि उस संस्कृति के अंदर भी क्या सब कल्चरल सेक्शंस होते हैं और सब कल्चर सेक्शंस के अंदर क्या हुआ है
डायलॉग करते रहते हैं, और जिससे क्या है, डायलॉग करके सब कल्चर सेक्शन से डायलॉग करके क्या है, अपनी जो कल्चर से उसको इनरिच करते हैं, उससे क्या लाभान्वित होता है। यदि हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति के अंदर क्या है, बहुत सारी मल्टी कल्चर है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। जैसे तमिल की जो संस्कृति, पंजाब की संस्कृति से डायलॉग करें, जैसे तेलुगु जो संस्कृति है वह बंगाली संस्कृति से डायलॉग करे, तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति के अंदर कितना इनरिच एक्सपीरियंस हमें होगा, क्योंकि दोनों जो संस्कृतियाँ हैं वो एक दूसरे से क्या है, अच्छी बातों से लाभान्वित होती रहती है। इस तरह से हम क्या है, एक तरफ तो हम कल्चरल ऑटोनॉमी की भी बात करते हैं कि हमारी जो कल्चरल ऑटोनॉमी भी बनी रहेंगी, परंतु दूसरी तरफ जो कल्चरल ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए हमें जो दो मुख्यतः दो चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो ये, पहली ये कि हमें अपने कल्चर के सब कल्चर से क्या बेनिफिट लेते रहना चाहिए। दूसरे, कल्चर जो एक्सटर्नल है, जो बाहरी कल्चर है, उनसे भी हमें लाभ लेने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि जो मल्टीकल्चरल जो कि इन दोनों बातों को जो एडवोकेट करता है, इसकी वकालत करता है, और ये कहता है कि कल्चर अपने आप को लिमिट, कि जो अपने आप को कल्चर के अंदर ही लिमिट करते हुए दूसरे कल्चर से क्या है, भयभीत रहते हैं। उन्हें इस बात का डर रहता है कि जो दूसरा कल्चर है वह कहीं उनके ऊपर हावी ना हो जाए, ठीक है। जिस कारण क्या है, जो दूसरे कल्चर के साथ क्या है वह संवाद या एडजस्ट नहीं कर पाते। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए था कि एक कल्चर के जो लोग हैं वो दूसरे कल्चर के लोगों के साथ इंटरेक्ट होंगे, जितने वो अधिक इंटरेक्ट होंगे वो दूसरे कल्चर के लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, और अपने आप भी क्या है, दूसरे कल्चर के लोगों से क्या है, इन्फ्लुएंस होंगे। इस तरह से एक कल्चर के जो लोग हैं एक दूसरे से क्या, जो अच्छी बातों से क्या बेनिफिट हो पाएंगे। इस तरह जो मल्टी कल्चरल जो सोसाइटी की यदि हम परिकल्पना करते हैं, उसका दृश्य खींचने की करते हैं, तो उसकी एक समस्या तो ये रहती है कि किसी भी समाज के लिए क्या है, जो संस्कृति अपने आप में महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, क्योंकि संस्कृति के बिना क्या है, जो व्यक्ति का जो जीवन है क्या एक पशु समान बन जाता है। परंतु इसके अंदर जो मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर खास करके एक समस्या यूनिटी की रहती है कि मल्टीकल्चर सोसाइटीज़ के अंदर एकता कैसे स्थापित की जाए। जैसे हम भारत की बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर क्या है, अलग अलग कल्चर रहता है। यदि भारत के अंदर हमने यूनिटी की बात करनी है, एकता की बात करनी है, तो इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी क्या हम इस देश के अंदर किस तरह से इंटेग्रिटी या यूनिटी स्थापित कर सके। परंतु भारतीय संस्कृति के अंदर हमें ये मालूम पड़ता है, ये महसूस करते हैं कि जब हमारे देश के ऊपर कोई संकट आता है, तो वो ऐसी परिस्थिति के अंदर या जब कोई ऐसा मुद्दा हो जिसके अंदर देश का इंटरेस्ट हो, भले ही हमारी संस्कृति के कुछ एक विवाद रहते हो, मतलब एक दूसरे से हम एक संस्कृति के लोग दूसरे संस्कृति के लोगों से सहमत नहीं हो, परंतु ऐसी परिस्थिति भी में हम क्या है, देश की एकता अखंडता के लिए एक हो जाते हैं। और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट रहता है वो पॉलिटिकल लीडरशिप का रहता है। यदि हमारे देश की लीडरशिप अच्छी है तो संकट के समय में क्या है, हम आपसे छोटे छोटे विवादों को भूल के क्या, हम देश की एकता और अखंडता के नाम पे क्या एक हो जाता है, ठीक है। इसमें जो बहुत सारी जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसके अंदर एक समस्या ये रहती है कि इनकी जो आलोचना है वो इस आधार पे भी की जाती है, इनकी जो आलोचना है, यदि एक देश के जो छोटे छोटे अल्पसंख्यक है, यदि वे किन्हीं मुद्दों के आधार पर सरकार की आलोचना भी करती है, तो हमें उसको भी सम्मान देना चाहिए। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये देशद्रोही है क्योंकि ये सरकार के साथ नहीं चल रही, जो अल्पसंख्यक है इसलिए हमें उनको देशद्रोही की जैसे संज्ञा नहीं देनी चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए कि जो आलोचना है अपने आप में आलोचना है, और एक हेल्थी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के लिए के जो क्रिटिसिज्म भी क्या बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम मल्टीकल्चरलिज्म के इसकी जो इसको क्रिटिसाइज किया गया है, इसकी जो आलोचना की गई 3-4 पॉइंट के आधार पर इसको आलोचना की गई। पहले तो इस बात को लेके कि जो बहुसंस्कृतिवाद जो समाज है उसके अंदर एकता कैसे स्थापित की जाए, इसके बारे में जो स्कॉलर्स हैं ये बताने में कामयाब नहीं रहे। सेकंड ये कि जो मल्टीकल्चरलिज्म के जो लोग हैं वे माइनॉरिटीज़ सेक्शंस के जो लोग हैं उनको स्पेशल प्रिविलेज देने की तो बात करते, परंतु उन माइनॉरिटीज़ क्लास के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगाते थे, जिस कारण क्या है जो समाज है स्मूथली, या उनके ऊपर कोई जब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी तो क्या है अच्छे समाज
चल सके। तीसरा ये रहता है कि जो कल्चरल डोमिनेंट्स जो ग्रुप है, ऐसे ग्रुप जो कल्चर रूप से आधिपत्य रखते हैं या उनके जो अधिकार है वो अपने अधिकार को आम व्यक्ति तक तो पहुंचने के लिए क्या है, उन अधिकारों को मैनिपुलेट करते हैं या बदल लेते हैं, अपने हिसाब से उसको क्या है व्याख्या करते हैं। जिस कारण क्या है, जो इससे बेनिफिट मिलना था आम लोगों को या सब कल्चर लोगों को नहीं होता था। और ख़ास करके जो नारीवादी आंदोलन की जो लहरें चली, जो नारीवाद की हमने इससे पहले चर्चा विस्तार से कर चुके हैं। नारीवादियों ने भी इसकी इस आधार पे आलोचना की है कि जो बहुसंस्कृतिवाद के अंदर क्या है, जो नारियों को क्या है एफर्मेटिव जो एक्शन मिलनी चाहिए, एफर्मेटिव एक्शन से क्या है नारियों को अछूता रखा गया। तो इस तरह से इस चर्चा के अंदर हमने मल्टीकल्चरिज्म को समझने की कोशिश की, जिसके अंदर बिल किमलिक और बीकूफ पारीक ने अपने मल्टीकल्चर के ऊपर अपने विचार दिए। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच।